आपका पूरा फ्रेंड सर्कल क्या हो गया, पेपर या क्या था? तन्वी, प्रस्तुति, सबके ना पेपर स्कूलों में देखो स्टार्ट है। अब इसके ना भी पी ब्लॉक की तो मैं बात नहीं कर रहा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितनी कराई है, ये 2 देकर आए पेपर। एक तो ठीक कराई ऑर्गेनिक, ये तो भूल भाल के टेंशन में पता नहीं क्या कराया है। तो जितनी ऑर्गेनिक तुम बच्चों को पढ़ाई है ना, सारे वही क्वेश्चन आ रखे हैं। जैसे तो मेरे अभी ध्यान में आ रहे हैं इसका पेपर पढ़कर। एक आपको बताया था प्राइमरी अमाइन और सेकेंडरी अमाइंस में डिफरेंशिएट है ना, याद है? प्राइमरी और सेकेंडरी को कार्बाइल टेस्ट नहीं किया था, आइसोसाइनाइड स्मेल आ जाएगी। फिर या प्राइमरी का और क्या था, नाइट्रोजन गैस को गौर कर देते थे, फिर नाइट्रस एसिड। फिर 2-3 क्वेश्चन थे, कोई टेस्ट दे देते हैं। और इसके पेपर में जो मेरे ध्यान में आ रहा है ऑर्गेनिक का, हाँ जी, बड़ी बात कराया नहीं। प्रोपेन 1 से 2 और पहले डीहाइड्रेशन कर दो, एल्कीन बन गया। बाद में वाटर की एडिशन प्रॉपर कर दो, अपने आप ठीक जगह पे आ जाएगा। OH ग्रुप है ना, कितनी बार ये किए थे। और इनके पेपर में नेम बेस जो आई है वो आई है, एक तो रोजरमन इंडक्शन आई है ना, दोनों किए हुए रिएक्शंस आए हुए हैं। और एक इतनी बार आपको एसिडिक नेचर का कंपैरिजन करा दिया। इनका तो सबसे आसान आ गया फिनोल और मिथेनॉल, है ना, फिनोल और मिथेनॉल। सब तेरा भी तो 16 ही है। नहीं अच्छा, 16 में अब इस ग्रुप में आने लगा ये तो सब आज। चलो तो बस आज जो वहाँ पे एंड किया ना, वहीं तक पहुँच जाना है इस ग्रुप में, सेम चल रहे हैं। तो ये अब और इसके जो पेपर में मेरे ध्यान में आ रहा है, लास्ट में मतलब बायोमॉलिक्यूल्स को पकड़े, है ना। अभी तक ज़्यादा बायोमॉलिक्यूल्स का मैंने आपको लेक्चर में अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज के स्ट्रक्चर और फ्रक्टोग्लूकोनोज कराया। इनके पेपर में अल्फा का आ रखा है। दूसरा आपको एल्डिहाइड्स की रिएक्शंस कराई थी ग्लूकोज की, कहता था इनमें CHO अवेलेबल है, सिर्फ एक DNP था जो रिएक्शन में पार्ट लेता। इनके पेपर में आ रखा है शो इन केस ऑफ ग्लूकोज CHO acts as एल्डिहाइड ग्रुप। तो रिएक्शन किए नहीं थे, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ दिखा दो, या वो जो 5 एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन था 2। तीसरा याद है आपको ज़्यूटालाइन स्ट्रक्चर लास्ट टाइम एंड किया था, जहाँ पे मैंने टॉपिक एंड किया था, ज़्यूटालाइन का स्ट्रक्चर किया था। ज़्यूटालाइन का आपको प्रिडिक्ट करने की लॉजिक भी दिया था। यहाँ पर क्या था NH2 और यहाँ पर ग्रुप आता था COOH, है ना। इस H को इधर घुमा दिया था NH3+ करके, और कहता था सबसे सिंपल प्रोटीन का भी फॉर्मूला दिया था, सबसे सिंपल प्रोटीन, है ना। ये देख कार्तिक, इसलिए मैं नहीं बोल रहा था। इस आर को बाहर करके क्या करता है, एच कर दो, सबसे सिंपल ग्लाइसिन। इनके पेपर में ये आ रखा है प्रेडिक्ट न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसिन। क्लियर। तो तेरे तो ना बायोमॉलिक्यूल्स जितना आना था वो तो आ गया सारा। क्लियर। यही क्वेश्चन आया, तीनों में से एक नहीं करके आया, ये एक किया। ये एक तो ना पेपर पढ़ के टेंशन में मत आया करो, मेरा भी हाल यही होता था, पहला नहीं आया, दूसरा नहीं आया, बस सबसे छुट्टी होगी। क्लियर। पहले ना नज़र ऊपर से रहा, जो टॉपिक तेरा इंटरेस्ट है जिसमें, उसको पढ़ क्वेश्चन। इधर से पहले 2 पढ़ के टेंशन ले ली तो कंपटीशन में क्या करेगा। कहीं पहला तेरा ऑप्शनल मैथ्स आ गया, मैथ्स तो सबको टफ लगता है ना। तो मैथ्स के 2 क्वेश्चन आए तो टेंशन होकर बैठ जाएगा। ऐसे मत कर, आराम से क्वेश्चन पढ़ो। और एक आपको सर ईथर की रिएक्शंस कराता था, याद है? ईथर की रिएक्शन कराते हुए कराया था, सिर्फ एक रिएक्शन था जिसमें SN1 का कंसेप्ट था। इनके एक तो वही आया था, ट्रिपल CH3 नहीं घुमाते थे कार्बन के साथ, O ट्रिपल के साथ, याद है? कार्बन टाइम टर्शरी रहता था, I वहीं आ जाता था, दूसरे पे OH ग्रुप अटैच करते थे। एक वही रिएक्शन आ रखा है, जो पढ़ाया ना वही क्वेश्चन मोस्टली आए। एक और जो रिएक्शन अभी ध्यान में आ रहा है, फिनोल को नाइट्रिक एसिड से ट्रीट करते थे, कंसनट्रेटेड HNO3 और H2SO4, क्या मिलता था? फिनोल को कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4, याद है? नाइट्रेशन तीनों पॉइंट पे नहीं घूम जाती थी, 2,4,6 ट्राइनाइट्रो। अगर एक ही पे रोकना था फिर चलो एक ने पकड़ा, हाँ डाइल्यूट HNO3 और साथ में कार्बन डाइसल्फाइड यूज कर दो, रिएक्शन को बीच में रोक देगा, है ना। ये थे ना ऐसे एक यही क्वेश्चन
स्ट्रक्चर इनकी आ रखा है HNO3 के बेस पर, क्लियर। तो ये में से था, पर जो स्ट्रक्चर मैंने अभी तक आपको कराया पी ब्लॉक, जिसने वो एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगाई थी, तब भी मैंने आपको शायद ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग करेक्टर कराया था अमोनिया और बिस्मथ हाइड्राइड। क्योंकि रिड्यूसिंग क्या था, जो ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडाइज क्या था, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। बिस्मथ हाइड्रोजन सबसे पहले हाइड्रोजन लूज कर देता है, तो रिड्यूसिंग करेक्टर उसका सबसे ज़्यादा। क्लियर। तो अब देख जो हो गया, इन टेस्टों की टेंशन ना लो, पर हाँ मम्मी पापा को भी होती है, मुझे भी होती है टेंशन, तो चाहे मेरे से बात करा देना कि अभी पी ब्लॉक रहता था, क्लियर। क्योंकि अभी पी ब्लॉक हम लोगों ने किया नहीं, तो जो पी ब्लॉक और मेटलर्जी क्या है वो तो जब टॉपिक कवर करेंगे तब आ जाएंगे, क्लियर। अब आज ना जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, ये चैप्टर ऑलमोस्ट एंड तक आ जाएगा। लास्ट में क्या अभी तो कराया था, इसी के साथ रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, तो वो अभी तो मैंने वही तो कहा तुझे कि ये तो लास्ट टाइम ये भी कराया था। आज ना मुझे आपके साथ सबसे पहले जो प्रोटीन्स का टॉपिक स्टार्ट किया था, अल्फा एमिनो एसिड्स किए थे, है ना। आज जो आपका करना ना, यहाँ पे थोड़े से शॉर्ट नोट्स आ जाएंगे, इनके पेपर में तो नहीं आए, इनके पेपर में तो आसान क्वेश्चन आ गया, सीधा ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करो, क्लियर। नहीं तो आपको ना इनके रिएक्शंस आ जाते हैं। तो इसका ना जो हमारे पास आज नया टॉपिक था, दैट वाज डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। इसकी ना क्लासिफिकेशन फर्स्ट तो आसान है, सेकंड जैसे में टिपिकल केसेस आएंगे मैं सारे शॉर्ट नोट्स आपको लिखवा दूंगा, क्लियर। तो पहला जो था वो तो हमारे पास आसान आता है, आसान कैसा, दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ, फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, या इसको क्या कहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, क्लियर। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी या ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। इसके बेस पर वी डिवाइड प्रोटीन्स इनटू टू टाइप्स। एक आ जाता है हमारे पास असेंशियल प्रोटीन्स, असेंशियल प्रोटीन्स। सेकंड आ जाता है हमारे पास नॉन असेंशियल प्रोटीन्स, क्लियर। असेंशियल प्रोटीन्स का जो कॉमन एग्जांपल आपको बुक्स में दे रखा है वो कौन सा दे रखा है, एक वेलाइन और सेकंड हिस्टिडाइन, क्लियर। और इसके कॉमन एग्जांपल हमारे पास दे रखा है ग्लाइसिन, या सेकंड कौन सा दे रखा है, एस्पेरेटिक एसिड, क्लियर। ये ना देखो नाम से मैंने क्या लिखा, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स क्या होता है, आइदर दीज आर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी और आइदर वी हैव टू टेक देम फ्रॉम आउटसाइड। तो हम सबके दिमाग में क्या होता है, जो असेंशियल है या जो बायो के स्टूडेंट्स हैं बताओगे, एक असेंशियल था और एक नॉन असेंशियल था, कौन से मेरी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं, विच वी हैव टू टेक फ्रॉम आउटसाइड। असेंशियल किसको लिखूँ मैं, विच आर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी या फ्रॉम आउटसाइड। अब देखो असेंशियल पढ़ के सबके ये होता है कि जो बॉडी में बन रहे थे, पर असेंशियल क्या होता है, जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल है, कहते हैं ना उसकी तो कोई वैल्यू नहीं रहती, क्लियर। ऐसे ही इसका था, जो प्रोटीन्स मेरी बॉडी में बन रहे हैं दीज आर नॉन असेंशियल। तो बॉडी में कौन से प्रोटीन्स होते हैं, नॉन असेंशियल प्रोटीन्स। और कॉमन एग्जांपल ग्लाइसिन और कौन सा आ गया, एस्पेरेटिक एसिड। और जो असेंशियल थे विच वी हैव टू टेक फ्रॉम आउटसाइड, आउटसाइड से मुझे चाहिए प्रोटीन्स वेलाइन और दूसरा कौन सा, हिस्टिडाइन। मैंने हिस्टिडाइन इसलिए लिखा है, जब वो करेंगे ना केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, अगर तुम लोगों ने स्कूल में किया होगा, याद है वहाँ पे एंटी हिस्टामाइन ड्रग्स नहीं आती, एंटी हिस्टामाइन। कई बार क्या होता है बॉडी में हमारे पास ही जो है, जो स्टॉमेक में पेप्सिन है, पेप्सिन अगर हम लोग कोई टेंशन में है तो पेप्सिन क्या करता है, एसिड की प्रोडक्शन हाई कर देता है। जब वो एसिड की प्रोडक्शन हाई होगी, अगर मुझे उसे सीधा डाउन करना है तो क्या वी हैव टू ऐड एंटी हिस्टामाइन ड्रग, ये सीधा जाके एसिड के लेवल को बॉडी में डाउन कर देता है, क्लियर। वो वहाँ पे फिर रिपीट होगा। इसलिए मैंने कॉमन एग्जांपल इसका वेलाइन और उसका कॉमन एग्जांपल ग्लाइसिन और कौन सा आ गया, एस्पेरेटिक एसिड। ये तुम्हारे पेपर में एक बार डिफरेंस आ रखा है, डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू। और सबके दिमाग में क्या होता है,
अगर ये असेंशियल है तो दीज आर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी, और उल्टा कंसेप्ट था, जो बॉडी में बन रहे हैं दीज आर नॉन एसेंशियल एंड विच वी हैव टू टेक फ्रॉम आउटसाइड, दीज आर नोन एज आवर एसेंशियल प्रोटीन्स। ये पहला आ गया। अब इसके बाद जो सेकेंड था, ये भी ना अभी शायद इनके पेपर में मैंने पढ़ा है, आपने शायद डिफ्रेंशिएट करना आ रखा है बिटवीन बीटा प्लेटेड और एक अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर का, है ना। वो हमारा इस सेकंड क्लासिफिकेशन में कंसेप्ट था, दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ये आ गया क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेस पे हम लोगों ने पॉलीमर्स को और प्रोटीन्स को डिवाइड, फर्स्ट ये आ गया, सेकंड ये आ गया, थर्ड और ये आ गया हमारे पास फोर्थ। इन सब के ना शॉर्ट नोट्स लिखवा दूंगा, बस एक बार समझ लो थे कैसे कैसे। फर्स्ट दिस वाज आवर प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर। एक मेरे पास आ गया सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स। एक आ गया मेरे पास टर्शरी, टर्शरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स। और एक आखिर में आ गया हमारे पास क्वाटरनरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स। आपको ना सीबीएसई के पेपर में पता नहीं कितनी बार आपको शॉर्ट नोट्स आ रखे हैं, व्हाट डज प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन स्टैंड फॉर, व्हाट डज सेकेंडरी, व्हाट डज टर्शरी और व्हाट डज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर स्टैंड फॉर। और ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसको फर्दर डिवाइड इनटू टू टाइप्स, वन इज अल्फा हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर्ड प्रोटीन, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर्ड प्रोटीन। और दूसरे आ गए हमारे पास बीटा प्लेटेड, बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर्ड प्रोटीन। दो साल तो ना एक बार सेम क्वेश्चन हमारा बार बार रिपीट हो गया था। वो क्वेश्चन रिपीट क्या हुआ था, एक आ रखा था शॉर्ट नोट प्राइमरी स्ट्रक्चर पे, सेकंड व्हाट इज मीन बाय डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, और तीसरा शायद ग्लूकोज का कोई स्ट्रक्चर था। 2 साल कंटिन्यूस में ना सेम का सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। ये तो बार बार कह रहा था हमारे ना सीबीएसई के पेपर में बड़ी बार आपको ये शॉर्ट नोट्स क्लियर, डीएनए और आरएनए पे डिफरेंस आ रखा है। और जो इनके पेपर में क्वेश्चन आया ना, शो कार्बोक्सिल ग्लूकोज हैव गॉट एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट, ये रिएक्शन 3-4 साल पहले आई है, उसके बाद कभी नहीं आया। तो हो सकता है इस बार आपको ग्लूकोज के स्ट्रक्चर प्रेडिक्शंस और साथ में रिएक्शन टेकिंग प्लेस विद HCl हाइड्रोक्सिलमीन, या याद है ग्लूकोनिक एसिड बनाया था, सैक्रिक एसिड बनाया था, ऐसे कोई कन्वर्जन्स आ सकती है। ये सारे शॉर्ट नोट्स आ रखे हैं, इनके ना सारे अभी शॉर्ट नोट लिखवा दूंगा, प्राइमरी के भी, सेकेंडरी के, टर्शरी और क्वार्टरनरी, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में तो पूरे दिए थी। प्रदीप में से ढूंढते ढूंढते छुट्टी हो जाएगी कैसे है, इनके सिर्फ लॉजिक पकड़े। जब मैंने प्राइमरी स्ट्रक्चर लिखा है, याद है मैंने लास्ट टाइम आपके साथ पेप्टाइड चेन बनाई थी, जब पेप्टाइड चेन बनाई थी यहाँ पे C के साथ क्या था R, यहाँ पर H, यहाँ पर था COH ग्रुप, यहाँ पे ग्रुप कौन सा था NH2, याद है C1H को अटैच करता था, वहाँ पे मैं R वेरी करता था, R1 R2 R3 क्लियर। तो ये हमेशा क्या देता है जो प्राइमरी स्ट्रक्चर था, दिस गिव्स अस फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी कॉइल, ये प्राइमरी कॉइल देता है कि उसमें कितने R मेरे पास अलग अलग है। मैंने लास्ट टाइम याद है R1 R2 R3 तीनों अलग रखे थे। हो सकता है मेरे पास कोई स्ट्रक्चर रिपीट हो रहा है जिसमें R1 R2 को रिपीट कर रहा था, जिसमें सिर्फ R1 को रिपीट कर रहा था, तो दैट कंसेप्ट इज नोन एज आवर प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन विच वाज द बेसिक फॉर्मेशन ऑफ आवर पेप्टाइड चेन। जो मेरी पेप्टाइड चेन है उसमें R ग्रुप को कैसे वेरी किया, दैट कॉरस्पॉन्ड टू आवर प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन। अब दूसरा कौन सा लिखकर बैठा था, सेकेंडरी। तुम लोगों ने 10th क्लास तक तो सबने पढ़ा है डीएनए आरएनए का, तो डीएनए और आरएनए में याद है हम लोग ट्विस्ट देने शुरू कर देते थे, तो क्या था सेकेंडरी में, अब मैंने कॉइल को क्या ट्विस्ट देना शुरू कर दिया। जैसे ही कॉइल को ट्विस्ट करेंगे, सपोज मैंने सबको एक ही डायरेक्शन में घुमाया ऑन द बेसिस ऑफ राइट हैंड स्क्रू, जब वो राइट हैंड स्क्रू था बेसिकली क्या वो ऐसे होता है, ऐसे होने का मीनिंग क्या था, ये देखो यहाँ पे मेरे सारे ग्रुप्स आ गए,
और दूसरी जब मेरे पास सारे प्रोट्रूडेड पार्ट आ रहे हैं, तो दैट मीन ये जो सर्कुलर स्ट्रैंड्स है, ग्रूव पार्ट या कौन सा था जो प्रोट्रूडेड पार्ट है, इनमें हमारे पास ये जो था वी आर हैविंग पेप्टाइड लिंकेज प्रेजेंट। अगर इनमें पेप्टाइड लिंकेज है तो ये देखो इसका डायग्राम सिंपल सा नहीं था, ये एक आ गया, ये सेकंड, ये ऐसे सर्कुलर स्ट्रैंड्स आ रहे हैं। तो देखो ये स्ट्रैंड और ये स्ट्रैंड एक प्लेन में आ गए, ये स्ट्रैंड और ये स्ट्रैंड दूसरे प्लेन में आ गए। इनमें मेरे पास क्या था, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या था मेरे पास NH। ऐसे ही इसमें मेरे पास क्या था, यहाँ पर सपोज NH, यहाँ पर क्या था C डबल बॉन्ड O। इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही है स्ट्रैंड्स में, सर्कुलर स्ट्रैंड। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम्स इनटू पिक्चर इवन इन सर्कुलर स्ट्रैंड। दिस गिव्स राइज टू आवर सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स। और क्या था, जब मैं इन सब कॉइल्स को लगा रोटेट करने, ट्विस्ट करने एक ही डायरेक्शन में क्लॉकवाइज ऑन द बेसिस ऑफ राइट हैंड स्क्रू, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाउ आल्सो एग्जिस्ट बिटवीन आवर एडजेसेंट सर्कुलर स्ट्रैंड्स। अगर एडजेसेंट सर्कुलर स्ट्रैंड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई, देन दिस इज नोन एज अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर प्रोटीन। तो आपको ना बुक्स में डायग्राम मैंने बिल्कुल लॉजिक्स पे दे दिया सिंपल। आपकी बुक्स में उन्होंने क्या किया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ऐसे कंफ्यूज कर दिया पूरे डायग्राम को। तो तुम्हें सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करना था। कंसेप्ट मेरे पास क्या था, एक जैसे ये कॉइल है, सेकंड कॉइल ये है, और इसको मैचिंग कॉइल तो यही आई। ऊपर बस एक में शो कर दो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया NH, तो इधर मैंने क्या कर दिया NH, इसका C डबल बॉन्ड O नीचे ले गए। तो इन सर्कुलर स्ट्रैंड्स में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आते ही इनमें फोर्स इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो गए, तो दीज आर कॉल्ड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर प्रोटीन। इनमें कॉइल्स आ गए। अब दूसरे में देखो मैंने क्या लिखा, बीटा प्लेटेड। अगर प्लेट वर्ड कर दिया तो बस मैंने क्या किया, इन कॉइल्स को स्ट्रेच कर दिया टू मैक्सिमम एक्सटेंट। क्लियर, ये जो कॉइल थे जिनके कॉइल्स है इनको स्ट्रेच कर दिया मैक्सिमम एक्सटेंट। एक स्ट्रेच चेन ये आ गई, एक स्ट्रेच चेन ये, दोनों को आपस में लिंक कर दिया थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब आपस में लिंक कर दिया थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देन इट इज नोन एज बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर प्रोटीन। अब लॉजिक्स मैंने दिए, सोचकर मुझे आंसर दोगे, किसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आई, किसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्फा में इंट्रा आ गई क्योंकि विद इन द सेम चेन नहीं था, एक ही चेन को लेके घूम रहे थे। पर बीटा प्लेटेड में क्या हुआ, एक सर्कुलर चेन को मैंने स्ट्रेच किया, दूसरी सर्कुलर चेन को भी क्या किया स्ट्रेच, दोनों को साथ साथ रख के हाइड्रोजन बॉन्ड के बेस पर लिंक कर दिया। तो दिस वाज आवर इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसेप्ट। तो इन दोनों के बेस पर डिफरेंस आ गया, ये आगे इनके पेपर में आया, डिफरेंशिएट बिटवीन अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। क्लियर, तो एक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी विद इन द सर्कुलर स्ट्रैंड्स, एक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग था व्हेन वी extend these stretch these strands to maximum extent and lay them side by side, then intermolecular hydrogen bonding comes into picture। तो ये मेरे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर तक आ गया। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट किस में जाना है, टर्शरी। तुम लोगों ने स्कूल्स में पक्का किया होगा, सिर्फ ये स्ट्रक्चर किया था डीएनए का, याद है? इसमें ऐसे एक और कॉइल भी घुमाते थे, इधर सेकेंड ऐसे करके कॉइल्स घुमाते थे। तो यहाँ पे बस टर्शरी में मैंने क्या किया, ये ट्विस्ट बढ़ा दिया। इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ फोल्ड्स देन वी गेट फॉर्मेशन ऑफ टू न्यू स्ट्रक्चर्स। क्लियर, अगर मैं यहाँ पर इन ट्विस्ट को बढ़ा दूँ, जो कॉइल्स है 3-4 से ज़्यादा फोल्ड्स करने शुरू कर दूँ, देन वी गेट टू न्यू टाइप ऑफ प्रोटीन्स। इन प्रोटीन्स को नाम क्या दे रखा है, वन इज फाइब्रस प्रोटीन एंड सेकेंड इज आवर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ये सेकंड आ गया मेरे पास ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ये पेपर में बड़ी बात दोनों का डिफरेंस आ रखा है, फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन्स। फाइब्रस प्रोटीन में क्या, वी कंसिडर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन थिन थ्रेड्स, यहाँ पे थ्रेड्स में। और ग्लोबुलर में क्या होता है, आवर मॉलिक्यूल एक्वायर्स सिफेरिकल शेप, यहाँ पे सिफेरिकल शेप। दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में सॉल्युबल नहीं थे। ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर सॉल्युबल इन वाटर। और मुझे ना इसका एग्जांपल एक ही याद रहता है, सिंपल सा, कौन सा, केराटिन, विच इज प्रेजेंट इन हेयर्स। क्यों हेयर से याद रह जाता है, सीधे सिंपल थे, सिर्फ प्लेन थे, तो इन सब में फाइबर्स के बेस पे आ गया केराटिन। और ग्लोबुलर प्रोटीन का बेस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या घूमता है, इंसुलिन। क्लियर, अब आखिर में कौन सा आ गया, क्या क्या मुझसे पूछ ले,
पेंक्रियाज वाला वही है। इंसुलिन इंसुलिन हमारी बॉडी में कौन प्रोड्यूस लिवर पैंक्रियास से इंसुलिन का जो मेन है डायबिटीज होती इसी से है, इंसुलिन से। क्लियर। और अब आखिर में कौन सा लिखकर बैठा था, क्वार्टनरी। कुछ नाम से क्लियर हो रहा है, क्वार्टनरी चार। तो मैं क्या करूँ, चार बेसिक जो चेन्स है उनको एक पॉइंट पे लाकर अटैच कर दें। कैसे, एक कॉमन पॉइंट पे, यहाँ पे एक चेन, यहाँ पे सेकंड चेन, थर्ड चेन और फोर्थ चेन। बुक्स में भी आपको इसका यही डायग्राम बना मिलता है। यहाँ पे चार प्राइमरी स्ट्रक्चर चेन्स को एक पॉइंट पे अटैच कर दूँ, दैट गिव्स राइज टू आवर क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स। अब बताओ एटलीस्ट लॉजिकली तो क्लियर हुए। क्लियर। देखो डायग्राम्स ना अभी इनके पेपर में क्या, जितने तुम लोग पेपर देकर आओगे, जितने मैंने डायग्राम्स बना दिए उन्हीं में से आते हैं। तो ये तो जरूर कर लेना डबल हेलिक्स का। तो क्लियर। वो बीटा प्लेटेड का हमें डायग्राम करने की जरूरत नहीं, तो उसका तो एक्सप्लेनेशन लिख दो काफ़ी है। स्ट्रेस स्ट्रेस है क्योंकि इनके पेपर में एक नंबर का आया है, एक नंबर के लिए हम लोग अगर लगे ना स्ट्रक्चर्स करने फिर फंस जाएंगे। क्लियर। बस ऐसे डायग्राम इनके सिंपल से ड्रॉ करो। अब सारे क्लियर हुए, लिखवा दूँ अब शॉर्ट नोट। पहला कौन सा लिखा है, फर्स्ट प्राइमरी स्ट्रक्चर, इसका डायग्राम फिर बना दूँगा, समझ आ गया। ये तो 10th क्लास से कर रहे हो तुम लोग डबल हेलिक्स का कि नहीं। 10th में था डीएनए आरएनए का, मुझे याद है डिफरेंस आता था, बड़ा कॉमन था। डीएनए और आरएनए को डिफरेंशिएट करो। हाँ, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के बेस पे आते थे। नहीं, मेरे टाइम सीबीएसई में ही था। हमारे टाइम जब मैं था तब तो ये था डीएनए आरएनए। तब तक जो बड़े स्टूडेंट तुम लोग कहते हो कन्ना सर मैं तो बायो का स्टूडेंट हूँ, स्ट्रक्चर तो था डबल हेलिक्स का। चलो इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। देखिए आप पहला शॉर्ट लो, लिखो फर्स्ट व्हाट डू यू मीन बाय दिस प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन। फर्स्ट proteins may have one or more। अब देखो किसी बुक में आपको CONH लिखा मिल जाएगा, क्लियर, या लिखा मिल जाएगा CONH। को याद है लास्ट टाइम नाम दिया था, ये क्या था बेसिकली पेप्टाइड। क्लियर। तो किसी बुक में CONH, किसी में आपको पेप्टाइड वर्ड लिखा मिल जाएगा, दोनों का मीनिंग वन एंड सेम था। क्लियर। तो प्रोटीन्स may have one or more peptide chains, may have one or more peptide chains, full stop। Each peptide chain has amino acids, each peptide chain has amino acids linked with each other, has amino acids linked with each other in specific sequence, and this sequence of amino acids is said to be क्या नाम दे दिया इसको, प्राइमरी स्ट्रक्चर्ड प्रोटीन, is said to be primary structured protein। क्लियर, पहला शॉर्ट नोट। अब इसके बाद दूसरा कौन सा था, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। लिख लो नेक्स्ट, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। secondary structure proteins, this refers to secondary structure proteins, this refer to shape in which long peptide chains can exist, और पहला कौन सा था हमारे पास, अल्फा हेलिक्स। फर्स्ट अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर प्रोटीन
in alpha, first ये alpha helix structure protein, in this chain forms, in this chain कौन सी थी, polypeptide, in this peptide chain forms all possible, in this peptide chain forms all possible hydrogen bonds, forms all possible hydrogen bonds by twisting on the basis of, by twisting on the basis of right-handed screw, by twisting on the basis of right-handed screw with NH group, with NH group of each amino acid, with NH group of each amino acid undergoes hydrogen bonding, undergoes hydrogen bonding. अब ये NH ग्रुप किससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग अंडरगो करेगा? हाँ जी, है ना, NH आ गया तो दूसरी का कार्बोनाइल ग्रुप कोई पकड़ेंगे कि नहीं? NH ग्रुप एक का आ गया तो दूसरे का कार्बोनाइल ग्रुप भी आएगा। एमिनो एसिड कहाँ तक लिखा है? अंडरगोस हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद कार्बोनाइल ग्रुप, with carbonyl group present in adjacent chain, present in adjacent chain, ब्रैकेट में क्या लिख रहा है? adjacent chain से मीनिंग क्या था? सर्कुलर स्टैंड, सर्कुलर स्टैंड in helix like structure, in helix like structure। अब ये देखो, अभी भी अगर किसी को डाउट था खन्ना सर कैसे आपने ये समझाया, ये देखो मैंने भी आपको क्या था एडजेसेंट स्ट्रैंड्स में, ये देखो यहाँ पर एक ये था सेकंड और यहाँ पर ये मेरे पास क्या आ गया था थर्ड। यहाँ पर देखो मैंने हो सकता है पहले डायग्राम कैसे ड्रॉ किया था, एन यहाँ पर क्या था एच, ये कार्बोनाइल ग्रुप पकड़ लिया, इसके नीचे यहाँ पर रेगुलर स्टैंड में NH, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई। क्लियर? दैट मीन्स ऐसे अगर मैं नेक्स्ट स्टैंड लेता यहाँ पे NH इससे लिंक कर जाएगा तो NH एक में और दूसरे में क्या कार्बोनाइल पकड़ा, क्या इनका एडजेसेंट स्ट्रेन, इसलिए मैंने आपको हाथ ऐसे करके क्लियर कर दिया था। ये तुम लोगों ने फिजिक्स में नहीं किया? राइट हैंडेड स्क्रू दो करते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और एक राइट हैंड, वो करंट की डायरेक्शन के लिए, तो ऐसे नहीं होता। तो एक साइड मेरे पास क्या हुआ, सारी की सारी ग्रुप्स आ गई, एक तरफ मेरे पास क्या आ गए, सारे प्रोट्रूडेड पार्ट आ गए। तो ये सर्कुलर स्ट्रैंड्स और ये सर्कुलर स्ट्रैंड, इनमें वी गेट फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड व्हिच गिव्स अस एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। इनसे फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन इनमें स्ट्रॉन्ग हो गए। अब क्लियर हुआ सारा कंसेप्ट। अब दूसरा कौन सा लिख कर बैठे थे, बीटा प्लेटेड। नेक्स्ट बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर प्रोटीन, in beta plated structure proteins all chains are stretched, in beta plated structure proteins all chains are stretched to maximum extent, all chains are stretched to maximum extent, then are kept side by side, and then are kept side by side maximum extent, इनको maximum extent तक stretch कर दिया, and then are kept side by side and are held together, and are held together on the basis of
एंड आर हेल्ड टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेस पे हम होल्ड करके एक दूसरे को, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड आर हेल्ड टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हो गया क्लियर पहला ये शॉर्ट नोट। अब इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है टर्शरी। ये टर्शरी स्ट्रक्चर प्रोटीन, दिस रिप्रेजेंट्स थर्ड टर्शरी स्ट्रक्चर्ड प्रोटीन्स, थर्ड tertiary structured proteins, this represents further folding of polypeptide chains, and this gives rise to further two types of proteins, that is कौन कौन सा आ गया, फाइब्रस, इसका ब्रैकेट में लिख लो साथ में ना, फाइब्रस का फाइब्रस प्रोटीन ब्रैकेट में लिख लो, soluble in water, fibrous proteins insoluble in water, और एग्जांपल सबसे आसान है केराटिन, हेयर्स, प्रेजेंट इन हेयर्स, केराटिन, और दूसरा कौन सा है, एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स, इसको ब्रैकेट में लिख लो, ग्लोबुलर प्रोटीन्स, दीज आर soluble in water, और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या आ गया, इंसुलिन। क्लियर, ये आपको डिफरेंशिएट करना आ रहा था फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन्स में। अब क्लियर हो गया ये। अब इसके बाद लास्ट कौन सा रह गया, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ये फाइब्रस soluble in water, और एग्जांपल इसका इंसुलिन। इसका ना नेक्स्ट टाइम नोट्स भी दे दूंगा, सारा चैप्टर मैंने ऐसे शॉर्ट नोट्स पे और आखिर में सारे स्ट्रक्चर दे रखे हैं इकट्ठे ही। एक्चुअली ये दोनों चैप्टर छोटे थे ना, इनके इकट्ठे ही बना रखे हैं। ऐसे लास्ट ईयर अगर तुम्हें याद हो किसी को हाइड्रोजन और एस ब्लॉक इकट्ठा किया था, ऐसे ये दो चैप्टर छोटे थे, पॉलीमर बायोमॉलिक्यूल्स, ये इकट्ठा कर दिया। इसके बाद पी ब्लॉक करना, वो अलग, उसके अलग। अब कौन सा रह गया लास्ट, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। लिख लो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। Some of the proteins, quaternary structured proteins, some of the proteins are composed of two or more polypeptide chains, referred as subunits, the spatial arrangement, याद है स्पेटियल वर्ड तो बड़ी बार यूज कर दिया, SN1 SN2 में भी किया था, हाउ डिफरेंट ग्रुप्स आर अरेंज्ड अराउंड कार्बन, referred to as subunits, the spatial arrangement of these subunits, with respect to each other is known as quaternary structured protein, हाँ जी। अब बताओ ये क्लियर हुआ शॉर्ट नोट्स के बेस पे। कहता था ना सबसे ज़्यादा टाइम हमारे दो टॉपिक्स को लगता है, एक कार्बोहाइड्रेट्स और दूसरा कौन सा, प्रोटीन्स। बाकी सारे ना टॉपिक सिंपल से रह गए।
थर्ड टॉपिक जो हमारे पास था दैट वाज कॉरस्पॉन्डिंग टू आवर न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स, ये न्यूक्लिक एसिड्स हमारे पास दो मेन थे, डीएनए और दूसरा हमारे पास कौन सा आ गया, आरएनए। क्लियर, डीएनए और आरएनए। डीएनए स्टैंड फॉर डी ऑक्सी राइबोस, डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए स्टैंड फॉर राइबोस न्यूक्लिक एसिड। अगर आप लास्ट 2 इयर्स के पेपर पढ़ोगे ना, आपको ये डीएनए और आरएनए में डिफरेंशिएट आ रखा है, डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ शुगर कंटेंट एंड बेस कंटेंट प्रेजेंट इन देम। ये दोनों को शुगर और बेस के डिफरेंशिएट करना, 2 नंबर का शायद ये आया था, एक आ साथ में रिएक्शन आ रखी थी इनकी कंप्लीट डायरेक्शन में। क्लियर, जब डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड और राइबोस, एक इनको कॉमन नेम क्या दे रखा है, इसको वी आर आल्सो नोन एज आवर न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स, क्लियर। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है बेसिकली ये हमारे पास कॉम्बिनेशन था किसका, बेस, इसको कंबाइन किया मैंने यहाँ पर शुगर, और यहाँ पर हम लोगों ने कंबाइन किया ऐसे विद फॉस्फेट, ई डबल बॉन्ड OH और OH। कुछ साल पहले तो ना मैं हमेशा ये स्ट्रक्चर डिटेल में कराता था, आज से करीब 4-5 साल पहले। तब तो इसका एक एग्जांपल था बुक में बड़ा कॉमन ATP विच बेसिकली स्टैंड फॉर एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये अभी भी तुम्हारे CBSE का बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, व्हाई एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इज नोन एज रिच सोर्स ऑफ एनर्जी या पावर हाउस ऑफ आवर बॉडी। इसको पावर हाउस मानते हैं क्योंकि सारी एनर्जी जो हम लोग खाना खाते हैं, जो फूड इनटेक किया, वो सारा का सारा ATP में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर, तो कई साल पहले तो मैं ये पूरा स्ट्रक्चर कराता था, एडिनोसाइन वो बेस पकड़ते थे, ट्राइफॉस्फेट तो बेस और शुगर का कॉम्बिनेशन, साथ में फॉस्फेट, पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करता था। अब तो तुम्हारी बुक्स में भी ना लास्ट 2 ईयर से वो डायग्राम देना ही बंद कर दिया, अब तो बुक में भी नहीं दिया, पर बुक में आपको एक कंसेप्ट दे रखा है कि ये जो ATP था, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, अब बॉडी में इंसुलिन करता क्या है, थोड़ा सा जस्ट लॉजिक पूछ रहा था। देखो मैं बायो का स्टूडेंट हूँ, मैं डॉक्टर। हाँ जी, शुगर लेवल को राइज कराता है, शुगर वालों को मौज लग गई। हाँ क्या था, यहाँ तक पहुँच जाते हो, भगवान ना करे घर में किसी को हो कभी, ये तो बड़ी आगे तक चला गया कि किसी को ऊपर ही पहुँचा दिया। तो क्या था, ये जो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट था, जस्ट आपको एक लॉजिक दे रहा था ताकि तुम्हें ये टॉपिक रट्टा ना लगाना पड़े। हमारी बॉडी में जो इंसुलिन है, इंसुलिन अगर कहीं कम हो गया, क्लियर, तो शुगर लेवल बढ़ता है ना। तो जब शुगर लेवल बढ़ता है, देखा इसका डायबिटीज़ का कोई मेडिसिन नहीं है, इसकी सिर्फ प्रिवेंशन है। क्लियर, क्योर नहीं है, इसकी सिर्फ प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन के लिए क्या होता है कि सपोज जैसे मुझे ही है शुगर थी, क्लियर, तो क्या था, अगर मुझे शुगर है, मैं शुगर का अच्छी भी लगती है तो मिठाई इंटेक तो कर ली, फिर क्या सुबह अपनी एक्सरसाइज ज़्यादा करनी पड़ेगी, एटलीस्ट वॉकिंग तो करनी पड़ेगी, क्योंकि वॉकिंग करके क्या किया मैंने, बॉडी में ना एनर्जी प्रोड्यूस की, उस एनर्जी ने क्या किया, इस एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को तोड़ दिया। जैसे ये एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ब्रेक करता है, वी गेट फॉर्मेशन ऑफ एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। डाइफॉस्फेट टूट कर देता है मोनोफॉस्फेट। एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट ब्रेक किया, उसने एडिनोसाइन और फॉस्फेट दिया। जब भी ये फॉस्फेट का बॉन्ड ब्रेक करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। क्लियर, दिस एनर्जी हेल्प्स अस टू कैरी डाउन आवर डेली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। मेरी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इसी बेस पे रन करती है। देखो मैं डॉक्टर वगैरह नहीं था, पर मुझे थोड़ा सा बस ये लॉजिक याद था। क्लियर, कि जो इंसुलिन का मेन पर्पस था वो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को पहले बॉन्ड को तोड़ता है। और तुम लोगों ने मुझसे कर रखा है, इवन जब केमिकल एब्जॉर्प्शन कराता था, ग्राफ याद है, पहले टेम्परेचर पे ग्राफ बढ़ता था, है ना, बाद में वो ग्राफ नीचे आने लग जाता था, क्योंकि एक बार मेरा ये पहला बॉन्ड टूट गया जब मैंने आर्टिफिशियल वॉकिंग कर ली। एक तो था मेरी बॉडी में इंसुलिन है, मैं वॉकिंग करूँ या ना करूँ, वो ट्राइफॉस्फेट को तोड़ता रहा। पर जब मेरी बॉडी में इंसुलिन नहीं था, मैंने उस बॉन्ड को तोड़ना है, तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, हीट चाहिए। तो जब वॉक करेंगे बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस हुई, उसी एनर्जी ने क्या किया, ट्राइफॉस्फेट को ब्रेक कर दिया। एक बार ट्राइफॉस्फेट टूट गया, बाकी के बॉन्ड तो अपने आप टूटते जाएंगे। क्लियर, तो ये इंसुलिन को कंट्रोल करने का ये एक पर्पस था। तो ये ट्राइफॉस्फेट ब्रेक करके हमें पहले स्टेप पे क्या दे देता है, ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट।
नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट है दिस ब्रेक्स इनटू एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। और लास्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट है ये ब्रेक कर गया इनटू एडिनोसाइन, और साथ में किसके ब्रेक कर गया, इनटू फॉस्फेट। क्लियर। ये पेपर में तुम लोगों को लिखा है ना एटीपी एडीपी में, एडीपी से एएमपी मोनोफॉस्फेट, और मोनोफॉस्फेट आगे ब्रेक करके दे देता है एडिनोसाइन और फॉस्फेट। दैट्स व्हाई एटीपी इज नोन एज रिच बैंक ऑफ एनर्जी, बिकॉज एवरी टाइम व्हेन दिस फॉस्फेट बॉन्ड इज ब्रोकन, जब भी ये फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक करेगा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड विच हेल्प्स टू कंट्रोल आवर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। क्लियर। ये तुम्हारे पेपर का बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एटीपी या व्हाई इट इज नोन एज पावर हाउस। आपने क्या क्वेश्चन बोला था, रिच हाउस, या तो इसको पावर हाउस या रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। क्लियर। ये तो देखो आखिर में जो एडिनोसाइन है, एडिनोसाइन क्या रह गया मेरे पास, बेसिकली यहाँ पे सारे फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक करके तो कॉम्बिनेशन किसका रह गया, सिर्फ शुगर और बेस का। तो जहाँ पे शुगर और बेस सिर्फ कंबाइन करें, दिस कंसेप्ट इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। तुम्हारे पेपर में बड़ी बार ये डिफरेंस आ रखा है, ये आपके पेपर में डिफरेंस आ रखा है, डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या था, जहाँ पे बेस शुगर और साथ में फॉस्फेट अटैच था, दीज आर नोन एज आवर न्यूक्लियोटाइड्स। जहाँ पर मेरे पास सिर्फ रिलेशन बिटवीन शुगर एंड बेस, सारे फॉस्फेट बॉन्ड्स को ब्रेक कर दें, दस दिस कॉम्बिनेशन इज गिवन नेम न्यूक्लियोसाइड, तब इसको न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। अब ये पहला लॉजिक क्लियर हुआ। क्लियर। अब मुझे आपके साथ ये डीएनए और आरएनए के कंसेप्ट, किसमें वो ना इसमें जाओ, वो ऑर्गेनिक नहीं था, ऑर्गेनिक में जोड़ दें, यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे। क्लियर। ये तो आगे स्ट्रक्चर इनके पेपर में आज आया है, आज आया ना फारूक आपके पेपर में H4P2O7 का स्ट्रक्चर है ना। तो ये मैंने ये तो नहीं कराया 11th में, H2S2O8 तो कराया था H2S2O8 क्या था, यहाँ पे क्या होता था H2S2O8 में ऑक्सीजन सल्फर कह भी रहा था ना, जब फाइंड की फॉस्फेट की ऑक्सीडेशन रेट सेटिस्फाई नहीं है तो इसका स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करना था, वहाँ पे ये फॉस्फेट के सारे स्ट्रक्चर्स आ गए, जो POH है ना वहाँ पे सबको पकड़ेंगे, अभी नहीं। क्लियर। तो अब बताओ यहाँ तक तो क्लियर हुआ। अब ना आगे देखो बुक्स में तो आपने सारा टॉपिक दे रखा है डीएनए और आरएनए में डिफ्रेंशिएट करने का, पर मुझे आपकी से में या नया जब पढ़ाता भी था तो आपस में बातें नहीं, तो जो डीएनए आरएनए का डिफरेंस है ना ये याद करना बड़ा मुश्किल लगता है, इनमें शुगर कैसे है और बेस कैसे है। तो मैं ना इनको करने से पहले जस्ट आपके पास मेरे पास जो शुगर है और जो हमारे पास बेस है हम लोग ये आइडेंटिफाई कर लें। शुगर हमारे पास 2 मेन्स हैं, कौन कौन सा, वन शुगर दिस इज नोन एज डीऑक्सीराइबोस, सेकंड शुगर दिस इज आवर राइबोस। शुगर 2 थे, डीऑक्सीराइबोस और राइबोस। ऐसे जो बेसिस है इनको हम लोगों ने डिवाइड कर रखा है इनटू प्यूरिन्स, और दूसरा कौन सा जो बायो वगैरह है आप में से कोई, दूसरी आ गई हमारे पास पेरिमिडीन। ये प्यूरिन्स और पेरिमिडीन, तो प्यूरिन्स को फर्दर डिवाइड कर रखा है इनटू 2, इसलिए ना जिस दिन से मैंने ये टेबल बना लिया मुझे डीएनए और आरएनए को डिफरेंशिएट करना आसान हो गया। क्लियर। तो बेसिस प्यूरिन्स ये हमारे पास बुक्स में तो पूरे नाम दे रखे हैं, एडिनाइन और नेक्स्ट ये GUANINE। क्लियर। ऐसे जो पिरिमिडीन्स है these are further divided या 3 टाइप्स। फर्स्ट साइटोसाइन, सेकंड थाइमिन, और इस लास्ट में कौन सा आ गया, यूरासिल। और मुझे याद है आपके जहन में तो ना मुझसे ये नाम ही नहीं बोले जाते थे, याद क्या रहने नाम ही नहीं बोले जाते थे, ऐसे ऐसे नाम मुँह से आ जाते थे कि ये बोल क्या दिया। तो एडिनाइन, GUANINE, साइटोसाइन, थाइमिन, यूरासिल, इनमें से कौन डीएनए में या कौन आरएनए वो तो बिल्कुल नहीं याद रहते थे। तो धीरे धीरे पता क्या किया मैंने, ए और जी को इकट्ठा कर दिया, ये मेरा पहला कॉम्बिनेशन AG बन गया है ना। दूसरा साइटोसाइन, थाइमिन और यूरासिल, इनका मैंने फर्स्ट वर्ड पकड़ लिया, CTU बन गया। क्लियर। मैंने ये बनाया CTU, तुम लोगों ने बना दिया इसको चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। क्लियर। तो मुझे ना 2 साल पहले जब ये पेपर में आया था उस स्टूडेंट का फ़ोन ही ये आया था
तो पेपर दिखाने तुम लोग सारे नहीं आते, तो कुछ अच्छे स्टूडेंट दिखाने आ जाते हैं, कुछ फ़ोन पे बता देते हैं खन्ना सर पढ़ाई में से आया कुछ के नहीं। तो ऐसे होता ज़रूर है। हर बार ना तुम्हारा जब पेपर होता है मैं आकर बैठ जाता हूँ इधर 1 बजे के आसपास कि कोई ना कोई आता ज़रूर है पेपर दिखाने कि खन्ना सर ये करके आए। तो देखना वो मुझसे ना फ़ोन आया किसी का, खन्ना सर वो CTU का क्वेश्चन आ गया, तो CTU चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, ऐसे ना याद करना आसान है। क्यों? जस्ट अभी हिंट दूँ, अब देखो जो DNA था उसमें वर्ड में डीऑक्सीराइबोस था, जब DNA में शुगर कंटेंट्स किसके हैं? डीऑक्सीराइबोस। राइबोस न्यूक्लिक एसिड में शुगर कंटेंट किसके आ गए? राइबोस के। पहला डिफरेंस आ गया शुगर का। दूसरा जो बेस है DNA में प्यूरिन दोनों में होता है, Ag दोनों में है। क्लियर? अभी लिखवा दूंगा ये सारे डिफरेंस। Ag दोनों में है, ADENINE, GUANINE। क्लियर? नेक्स्ट साइटोसाइन, THYMINE, थाइमिन, और आखिर में यूरासिल। क्लियर? तो ये ना मुझे याद नहीं रहता है, अब जब से ये लिखा अब बेस पे आ गया। बेस DNA और RNA में प्यूरिन सेम है, दोनों में Ag है। क्लियर? पर जो DNA है उसमें कॉम्बिनेशन पहला रहता है C और T का, साइटोसाइन और थाइमिन। जब मैं गया RNA में, RNA में भी बेस सेम था Ag, और जो कॉम्बिनेशन है इसका pyrimidine, वो कौन सा रहता है? C के साथ यूरासिल। तो एक का बुक में से रट्टा लगाओ, एडिनाइन गेनाइन साइटोसाइन थाइमिन, एडिनाइन गेनाइन साइटोसाइन यूरासिल, बोलते बोलते छुट्टी हो जाती है। तो इससे तुम्हें थोड़ा आसानी हो जाएगा याद करना। Ag सब में कॉमन है, DNA में CT का कॉम्बिनेशन है, और जब गया RNA उसमें C के साथ कॉम्बिनेशन किसका आ गया? यूल। तो तुम्हारे कॉम्पिटिशन में कॉमन क्वेश्चन पता क्या रखा? हम लोग इनके सर्कुलर स्ट्रैंड्स दे देते हैं, आपसे पूछेंगे ये DNA का कॉम्बिनेशन है या RNA का कॉम्बिनेशन है। जैसे राइबोस है डीऑक्सीराइबोस, इसको DO, राइबोस को RY करके दे रखा है। क्लियर? कॉम्बिनेशन आ जाते हैं, तो एक स्ट्राइक नहीं करेगा मुझे सारे कॉम्बिनेशन से लेना देना क्या है। जिसमें T है वो कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया? DNA का, और जहाँ पे कॉम्बिनेशन आ गया U का, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ RNA। ये तुम्हारे कॉम्पिटिशन में आ रखे हैं सर्कुलर स्ट्रैंड्स की मैचिंग। क्लियर? ये सर्कुलर स्ट्रैंड DNA के लिए होल्ड गुड कर रहा है या फॉर RNA, है कोई रट्टा लगाने की जरूरत? यहीं से लॉजिक मिल जाएगा। शुगर का भी सर सेम होता है दोनों केसेस में? शुगर मैंने अभी कहा है, DNA में डीऑक्सीराइबोस, RNA में राइबोस, अभी बोला है। और ये तुम्हारे CBSE में क्वेश्चन ये 2 बार आ गया, डिफरेंशिएट बिटवीन DNA एंड RNA ऑन द बेसिस ऑफ शुगर एंड बेस। सिर्फ शुगर और बेस के बेस पे डिफरेंशिएट करना आ रखा है। तो देखो अगर ये टेबल बना लोगे, है कोई डिफरेंस मुश्किल लिखना दोनों का? अब तुम लोग ही मुझे सारे इनके डिफरेंसेस कंपाइल अप करा दो। पहला इस साइड मैंने लिख दिया DNA, इस साइड आपके साथ लिख दी है RNA। पहला शुगर इन दिस इज, शुगर इसमें कौन सी आ गई? डीऑक्सीराइबोस। क्लियर? और इसमें शुगर, इसमें शुगर कंटेंट्स आ गए ऑन द बेसिस ऑफ राइबोस फर्स्ट। सेकंड, इसमें जो बेसिस थे, बेसिस ऊपर प्यूरिन, और नीचे हमारे पास क्या आ गया? pyrimidine। ये यहाँ पे तो कट शॉर्ट कर दूं चाहे AG से, और इसमें कौन सा आ गया? pyrimidine में C, और साथ में क्या आ गया? T, साइटोसाइन और थाइमिन। और इस केस में बेसिस, बेसिस ऊपर प्यूरिन, इसमें क्या है? ये चैप्टर तो ना कहानियों का है, तुम लोग मेरे साथ सुनकर खुद ही वर्डिंग्स बना दो। तो प्यूरिन्स तो सेम था, कौन सा? Ag, ये कॉम्बिनेशन C, और साथ में किसका आ गया? U। ये 2 डिफरेंस तो आसान आ गए। अब इस 2 के बाद जो थर्ड डिफरेंस था, बताओगे ये DNA कहाँ मिलते हैं, सेल में कहाँ अवेलेबल है ना? DNA जो है these are available in nucleus, present in nucleus, good, these are present in the cytoplasm, cytoplasm of the cell। क्लियर? एक आगे न्यूक्लियस में, एक आगे साइटोप्लाज्म। एक मुझे भूल जाता है, DNA हेरिडिटरी कैरेक्टर्स ट्रांसफर कौन करता है? DNA या RNA, है ना? तो ये फोर्थ जो है, फोर्थ रिस्पॉन्सिबल फॉर
responsible for transfer of hereditary or transfer of hereditary characters. क्लियर? और ये जो थे these are responsible for protein synthesis, responsible for protein synthesis. क्लियर? अब 6 डिफरेंस ये सिंपल सा एक रह जाता है। सिंपल सा क्या, डीएनए के हमेशा लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड चेन से कह सकता था डीएनए हैव हाई मॉलिक्यूलर मास चेन्स, हैव हाई मॉलिक्यूलर मास। ये इन सब का मॉलिक्यूलर मास क्या हाई, रन्स इनटू मिलियंस और मिलियंस के साथ वर्ड मैंने क्या लिख दिया, यू। याद है यू फर्स्ट चैप्टर से 11 के करे, एएमयू एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर? तो इनका डीएनए हैव गॉट हाई मॉलिक्यूलर मास रन्स इनटू, इसमें था मिलियंस ऑफ यू स्टैंड फॉर आवर एएमयू एटॉमिक मास यूनिट। और जो आरएनए था दीज हैव कंपैरेटिवली लो, these have got comparatively low molecular mass. Yes, these have got comparatively low molecular mass. देखो मिलियंस के सामने अगर मैं थाउजेंड्स में लिख दूँ तो कम ही है, तो इनका मास कहाँ वेरी करता है, फ्रॉम 15,000 to 25,000 यू। क्लियर? बिटवीन 15,000 to 20,000। देखो आपको 5 डिफरेंस तो मैंने लिखवा दिए, मोर देन सफिशिएंट नहीं है, 2 मास का तो सारा है। क्लियर? और आ रखा है आपके पेपर में डिफरेंशिएट बिटवीन डीएनए एंड आरएनए ऑन द बेसिस ऑफ किसके आ रखा है, शुगर एंड बेस कंटेंट्स के। क्लियर? मैंने आपको और भी डिफरेंस दिखा दिया, क्या पता फिर कहीं रिपीट ना हो जाए डीएनए और आरएनए का। क्लियर? तो ये ना जो स्ट्रक्चर्स है एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल, बायो में पता नहीं इनकी इंपॉर्टेंस है स्ट्रक्चर्स की कि नहीं, हमारे नहीं आते। हमारे को बस आपको ये कम्बिनेशंस आने चाहिए कि ये कम्बिनेशंस कौन कौन से हैं। देखो मैं तो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दूंगा, क्लियर? तो याद नहीं होंगे, बड़े मुश्किल स्ट्रक्चर्स हैं, बेस्ट है बस इनके कम्बिनेशन याद है। क्लियर? बस यही क्वेश्चन आते हैं इसके। तो यहाँ तक करते करते अब आपके साथ कौन कौन सा टॉपिक हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा कौन सा हो गया, प्रोटीन्स के बाद न्यूक्लिक एसिड में डीएनए, आरएनए, न्यूक्लियोटाइड्स, और न्यूक्लियोसाइड्स सिर्फ किसका कॉम्बिनेशन रह गया, बेस और शुगर। 2 ही एग्जाम्पल बुक्स में दे रखे हैं, डीऑक्सीराइबोस और दूसरा कौन सा, राइबोस। ये शुगर बेस के कॉम्बिनेशन से फॉर न्यूक्लियोसाइड्स। क्लियर? कर लोगे अब यहाँ तक? हाँ जी, क्लियर। अब इसके बाद एक रह गया लास्ट टॉपिक, किनका, वो शुगर और बेस के बेस पे आ गया, क्योंकि इनमें जो कॉम्बिनेशन बन गया साइटोसाइन थायमिन की कपलिंग होगी चेंज की, वहाँ पे साइटोसाइन किससे कंबाइन करेगा, यू के साथ। और ये ना भी कल मैं वैसे ही बैठा देख रहा था, जो आपके एमसीक्यू आपको लास्ट टाइम याद है, जो स्ट्रक्चर कराए थे ग्लूकोपाइरेनोज के ग्लाइकोसाइड के लिंकेजेस के पॉइंट बताए थे, माल्टोज कहाँ पे अटैच कर रहा है, 1, 4, 2, 4। लास्ट ईयर बिट्स के पेपर में या एक पेपर पता नहीं मेडिकल के किसी में एक में वही क्वेश्चन आ रखा है। उन्होंने क्या किया, 3 पॉलीमर्स चेन बना रखी हैं, 3 यूनिट्स। जैसे सपोज मैंने एक अल्फा ग्लूकोज पकड़ा, इधर बीटा ग्लूकोज और इधर फ्रक्टोज, इनके ऑक्सीजन के साथ पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट दे रखे हैं। तो आपसे ये पूछ सकता है ये कॉम्बिनेशन किसका है, 1,4 एडिशन है, 1,2 एडिशन है या 1,3 एडिशन है। याद है मैंने आपको इन सबके नंबर्स दिलवाए थे, है ध्यान में? ऐसे करके जब इनके डायग्राम बनाए थे, याद है? इधर ऑक्सीजन करके इन सबके नंबर डलवाए थे मैंने। 1, 2, 3, 4 1 कहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से, यहाँ से, यस सर, ऊपर वाले से स्टार्ट किया था 1 ना, पूरा 1 नहीं था, 1 ऊपर ये था, ये तो 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था, ऐसे इनके नंबर डाले थे सबके, याद है? 6 तो टॉप पे आता था। ये तेरा जो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, क्लियर? ये तो यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होता था, H और OH ग्रुप आता था, एक ग्रुप नीचे एक ग्रुप ऊपर। वो जो आप लोग कह रहे हो एक ऐसे किया था, इसका 1 नंबर कहाँ से स्टार्ट हुआ था,
इसका 1 नंबर यहाँ से। तो जिसको ये नंबर के कंसेप्ट याद है उसको तो आधा मिनट नहीं लगेगा जब वो पेपर में क्वेश्चन आ रखे हैं। तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैं अभी कल इनको क्लियर कर रहा था, कई बार ना मुझे भी नहीं ध्यान रहते कौन कौन से क्वेश्चन आ रखे हैं, पर अच्छा ये लगा लास्ट ईयर तुम्हारे यही कम्बिनेशन आ रखे थे ये, क्योंकि देखो कंसेप्ट यहाँ सबको रहेगा और जो इसका नंबर भूल जाएगा, इसका फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट किया था, इसका फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट किया था, तो देखो हर बार कम्बिनेशन 1-4, कभी 1-1, कभी 1-2 कम्बिनेशन, और जिसको ये लॉजिक याद रह गया वो तो प्रिडिक्ट कर लेगा इजीली। इसलिए कहते हैं ना किसी पेपर में ये इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर नहीं आए, पर हमारे सीबीएसई में एक यूनिट का आया था सिंपल, और कहता होगा ना मुझे अगर कहोगे अभी भी ड्रॉ कर दो ग्लूकोपाइरानोस, मुझे नहीं आता ड्रॉ करना, मुझे उसके सिंपल लॉजिक्स में डी एल और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर दिए थे, तो उसी की वजह से कम्बिनेशन स्ट्रक्चर ड्रॉ करते। तो ये जो आपने नीचे वाला डायग्राम बनाया इसमें राइट हैंड साइड वाला पूरा 1 नहीं है? हाँ, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6 ऊपर जाता है। आपने अभी कहा कि 1 ऊपर 2 नीचे, इसका 4 नीचे, इसका 1 ऊपर चला गया, 2, 3, 4, 5, 6, ये ऐसे करके ये किए थे। अब तो कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, ये लास्ट पढ़ा था तो मुझे लगा कि आपको भी बता दूँ इस पैटर्न पे आ रखे हैं क्वेश्चन। ये अब इसके बाद ना हमारे इस चैप्टर का एक ही टॉपिक रह गया, दैट वाज आवर विटामिन्स। ये विटामिन्स का अभी भी आपके पेपरों में, ये शायद लास्ट टाइम मेरे ख्याल अमन बता रहा था ना, विटामिन B12 आया था तेरे, है ना, विटामिन B12 का, तो अमन लास्ट ईयर उसकी या तुम्हारे कोई नहीं आया, डिजीज़ का क्वेश्चन नहीं आया है ना। नहीं तो ये विटामिन्स पे ना या तो शॉर्ट नोट या फिर इनके मेडिसिन पे देखो जो विटामिन्स है क्लियर, इनको भी एक बस आज एक्सप्लेन कर दूंगा विटामिन्स का यूज़ क्या था, और साथ में इनके टाइप्स जो है दो, इनके दो मेन टाइप्स जो थे, फर्स्ट फैट सॉल्युबल विटामिन्स, क्लियर, एक हमारे पास फैट इनसॉल्युबल विटामिन्स, क्लियर, एक सॉल्युबल है एक या इनसॉल्युबल है। जो सॉल्युबल है तो ये हमारी बॉडी में से आउट हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे, तो इनकी हमेशा हमें रेगुलर डाइट में मेंटेन करना पड़ता है। तो दीज फैट सॉल्युबल आर टू बी मेंटेन इन रेगुलर डाइट, दीज आर टू बी मेंटेन इन आवर रेगुलर डाइट। और इसका ना जस्ट एक पहले अगर इसी को खत्म करते हैं तो इसका सबसे कॉमन एग्जांपल हमारे पास क्या आता है, विटामिन सी। इसलिए देखो कहते हैं ना हर बार जब भी विटामिन की कोई मेडिसिन लेनी है, बॉडी में विटामिन सी की डेफिशिएंसी के कारण लेना है, तो क्या कहते हैं, तो हमेशा डॉक्टर को कंसल्ट करो। पर एक विटामिन सी है इसलिए हमें किसी को कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि सी सबसे ज़्यादा सिट्रस फ्रूट्स में आ गया। और क्या था, कहीं अगर गलती से मेरे जैसे ऑरेंज अच्छा नहीं रहता, मार्केट से टेबलेट्स ले लिए विटामिन सी के, अगर ज़्यादा इंटेक भी कर लिया तो यूरिन के बेस पर आउट ऑफ द बॉडी चले जाएंगे, अपने आप इसका कोई टेंशन नहीं है। और ये जो फैट इनसॉल्युबल है, क्लियर, जैसे मेरी बॉडी में हेमोग्लोबिन कम था, क्लियर, हेमोग्लोबिन कम था, तो किसी ने ना मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह उन्होंने कह दिया संदीप ग्रीन वेजिटेबल्स खा होगा, तो ग्रीन वेजिटेबल्स खाने शुरू कर दिए। तो ग्रीन वेजिटेबल्स जब खाने शुरू कर दिए, ये क्या था, इनसॉल्युबल थे, तो ग्रीन वेजिटेबल ने हेमोग्लोबिन तो बढ़ा दिया पर बॉडी में स्टोन फॉर्मेशन भी कर दी, क्योंकि ये इनसॉल्युबल थे। तो ये जो उसमें आयरन है ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहा है, तो फेरिक ऑक्साइड वो तो कहीं सॉल्युबल ही नहीं है, वो मेरी बॉडी में इकट्ठा होने लगा, इकट्ठा होकर स्टोन फॉर्मेशन कर देगा। तो मेरे फ्रेंड ने ये तो पूछा नहीं मुझे स्टोन आएगा नहीं, ग्रीन वेजिटेबल्स खिलानी शुरू करा दी मुझे, खा ग्रीन वेजिटेबल, तो ग्रीन वेजिटेबल खाता गया, और जो स्टोन छोटा सा था बड़ा करके बैठ गए। इसलिए कहते हैं जब भी विटामिन को बॉडी में इंटेक करना है ऑलवेज कंसल्ट डॉक्टर्स, डॉक्टर को करो। हाँ, इनके लिए ज़रूरत नहीं था विटामिन सी, क्यों, क्योंकि ये तो खुद ही बॉडी से बाहर चले जाएंगे। तो तुम्हारे पेपर में दो क्वेश्चन कॉमन आ रखे हैं, फर्स्ट डिफाइन विटामिन, विच विटामिन आर टू बी मेंटेन इन आवर रेगुलर डाइट। तो रेगुलर डाइट में मुझे हर बार फैट सॉल्युबल विटामिन चाहिए, बिकॉज दीज आर बीइंग एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम आवर बॉडी, ये बॉडी से बाहर जा रहे थे। पर ये जो फैट इनसॉल्युबल है ये बॉडी में रह जाता है, क्लियर, तो ये इनके शॉर्ट नोट्स आ जाते हैं। नहीं तो डेफिशिएंसीज पे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा। पर एक पहले लिखवा दूँ, ये विटामिन था क्या, एग्जांपल क्या है, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये विटामिन ए डी के सारे इसी में आ जाएंगे, विटामिन ए डी के सारे, क्योंकि विटामिन ए नाइट में आएंगे सबसे ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स है,
कैरेट से मतलब खाने में चाहिए। नहीं, अगर पहले कह रहा हूँ स्टोन फॉर्मेशन ना हो, अगर ये तो ना देखा मैंने थोड़ा इंटरेस्ट बनाना तुम्हारा टॉपिक में कि इंटरेस्ट बने, याद रह जाए कि क्यों डॉक्टर को कंसल्ट। तो जब वो स्टोन की फॉर्मेशन या तो साथ ही स्ट्राइक कर जाता है कि ये और कुछ करे या ना करे। देखो ना तुम लोग एप्पल को ही है कट करके रख दो, है ना, 10 मिनट के बाद ही ब्राउन नहीं हो रहा। ये उसने आयरन तो पढ़ाया बॉडी में, पर ये सारे मेरे साथ में स्टोन कंटेंट्स भी पढ़ाते हैं। और लगा बॉडी में किसी के क्या स्टोन फॉर्मेशन कईयों के नहीं भी है, किसी के हो जाती है, हर किसी का इम्यून सिस्टम अलग है। ये इसी वजह तेरा विटामिन B12 था, विटामिन B12 और मेन हमारे इम्यून सिस्टम पे ही करता है। ये किसी का इम्यून सिस्टम वीक, किसी का स्ट्रॉन्ग। क्लियर? तो ये लिखवा दूँ आपको, व्हाट डू यू मीन बाय दीज विटामिन, लिख लो विटामिन। Vitamins are organic compounds required in diet. Are organic compounds required in diet in small amounts. Required in diet in small amounts to perform specific biological functions for normal maintenance optimum growth and health of organisms तो ये तो क्लियर। फैट सॉल्युबल और फैट इनसॉल्युबल। हाँ जी, सॉल्युबल नहीं होता है। हाँ, ये जो फैट सॉल्युबल लिख दे या किसी बुक में इसको क्या दे रखा है, वाटर सॉल्युबल। क्लियर? फैट सॉल्युबल किसी बुक में, किसी में वाटर सॉल्युबल दे रखा है। क्लियर? दूसरे कौन से आगे, फैट इनसॉल्युबल। ये तो कर लोगे। क्लियर? इतना कर लो बस। एक अब डिजीजेस का रह गया, विटामिन का, वो नेक्स्ट टाइम करके ना 10 मिनट का टॉपिक रह गया, और वो करके अपना नया आ जाएगा टॉपिक पी ब्लॉक। सबसे बड़ा बस वही चैप्टर रह गया पी ब्लॉक है। क्लियर? और एक ना सच अब नेक्स्ट टाइम कह देता हूँ आप सबको, दूसरे ग्रुप में भी कह दिया, पता नहीं कल पढ़कर कौन आएगा। एटलीस्ट नेक्स्ट टाइम प्रोडी टेबल एक बार जरूर रीडिंग दे आना।